वाली है, क्योंकि आरोप यह है कि आरोपी साहिल गहलोत ने अपनी प्रेमिका की हत्या के बाद किसी दूसरी लड़के से शादी रचा ली। 9 फरवरी को निकी की हत्या कर प्रेमी ने शव को फ्रिज में छिपा दिया और 10 फरवरी को साहिल ने घर वालों की पसंद से शादी कर ली। क्या है मर्डर की इनसाइड स्टोरी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। यादव को पता चल चुका था कि आरोपी की शादी तय हो गई। अपने मोबाइल फोन के केबल से गला घोंटकर उनका मर्डर कर दिया। 5 साल पहले दोनों की बस में मुलाकात हुई। 4 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे। करीब 2 साल तक दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में रहे और फिर कत्ल के बाद प्यार की इस कहानी का खौफनाक अंत हो गया। लेकिन कहानी में साजिश के पीछे का सच और भी हैरान करने वाला है। ऐसी साजिश जिसका किरदार और हत्या की वजह श्रद्धा मर्डर केस की याद दिलाती है। 10 फरवरी को ही निकी ने आरोपी साहिल के साथ गोवा घूमने का प्लान बनाया था और उसी 10 फरवरी की तारीख को साहिल की एक दूसरी लड़की से शादी पक्की हो गई और दूसरी लड़की से शादी करने के लिए साहिल पर आरोप है कि उसने एक दिन पहले यानी 9 फरवरी को निकी की हत्या कर दी। ये वही व्हाइट कार है जिसमें आखिरी बार साहिल निकी को लेकर उसे घुमाने के बहाने निकला था। आरोप है कि इसी कार में निकी ने साहिल से उसकी शादी को लेकर जिक्र छेड़ा और फिर शादी के मुद्दे पर झगड़े के बाद साहिल ने निकी की हत्या कर दी। कार को दिखाऊंगा, यही वो कार है जो कार को आरोपी साहिल ड्राइव करके उसके घर गया था 9 फरवरी की दिन, जिस दिन उसकी सगाई हुई थी। उसी दिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इसी गाड़ी के साथ कश्मीरी गेट गया और उसके बाद इसी गाड़ी के अंदर उसकी गला दबाकर मोबाइल की वायर से हत्या की थी। और उसके बताया जा रहा है कि गोवा जाने के लिए निकी ने बाकायदा फ्लाइट का टिकट बुक कराया था, लेकिन गोवा जाने से पहले ही निकी को यह पता लग गया कि साहिल किसी और लड़की से शादी का प्लान बना चुका है। इसके बाद निकी ने गोवा जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। साहिल ने निकी को 9 फरवरी की शाम कॉल किया और निकी को घूमने के बहाने मिलने को बुलाया। इसके बाद साहिल सफेद कार में निकी को साथ लेकर निकला और फिर शादी की बात पर दोनों के बीच कार के अंदर ही बहस शुरू हो गई। आरोप है कि इसके बाद साहिल ने मोबाइल के डेटा केबल से निकी का गला घोंट लिया। ये आरोपी साहिल की कार है। साहिल गहलोत 9 फरवरी को जब उसकी सगाई हुई थी, उस सगाई के बाद दिन भर सगाई के कार्यक्रम में व्यस्त था और शाम को इसी कार से वो उत्तम नगर गया और वहां पर रह रही अपनी दोस्त और प्रेमिका निकी यादव को लेने पहुंचा था। निकी यादव के साथ इसी गाड़ी में जब वो कश्मीरी गेट पहुंचा तो वहां पर उन दोनों के बीच में एक पार्किंग में जब गाड़ी खड़ी थी तो उस दौरान दोनों के बीच में काफी बहस हुई थी, क्योंकि निकी यादव को पता चल चुका था कि आरोपी की शादी तय हो गई है और उसकी सगाई हो चुकी है। आरोप है कि हत्या के बाद साहिल निकी का शव लेकर दिल्ली के मित्राऊ इलाके पहुंचा और वहां अपने ढाबे के इस फ्रिज के अंदर डाल दिया। साहिल को लगा था कि घर में शादी के माहौल के बीच कोई ढाबे पर नहीं जाएगा। प्लान था कि शादी के बाद वो शव को ठिकाने लगा देगा। तो हमारी टीम ने बहुत समय से इसको, जो मेन साक्ष्य था, बॉडी को रिकवर कर लिया वहां से फ्रिज की, इसकी निशानदेही पे। वो अकेला ही बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि इनको कन्विक्शन करने में, सजा दिलवाने में काफी मददगार होगा। लव, लिव इन रिलेशन और मर्डर की इस पूरी कहानी से निकी का परिवार पूरी तरह से अनजान था। लेकिन परिवार ने जब निकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में की तो पुलिस ने इस बारे में जब साहिल से पूछताछ की तो साहिल का पूरा भेद खुल गया। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है। उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। पूरे 5 दिन तक निकी का शव फ्रिज में पड़ा रहा। इस दौरान साहिल ने अपने घर वालों की पसंद से दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे भी ले लिए, लेकिन जब लिव इन रिलेशनशिप में मर्डर का यह राज खुला तो हर कोई दंग रह गया। और जल जन कैंपेन का आगाज, जल जन अभियान का शुभारंभ वीसी के जरिए। कार्यक्रम से जुड़े खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। अभिनेता नाना पाटेकर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हम जल को देव की संज्ञा देते हैं, नदियों को मां मानते हैं। जब कोई समाज प्रकृति से ऐसे भावात्मक संबंध जोड़ देता है
तो विश्व जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है वो उसकी सहज जीवन शैली बन जाती है। इसलिए आज जब भविष्य की चुनौतियों के समाधान खोज रहे हैं तो हमें अतीत की उस चेतना को पुनर्जागृत करना होगा। हमें देशवासियों में जल संरक्षण के मूल्यों के प्रति फिर से वैसी ही आस्था पैदा करनी होगी। हमें हर उस विकृति को भी दूर करना होगा जो जल प्रदूषण का कारण बनती है, और इसमें हमेशा की तरह भारत की आध्यात्मिक संस्थाओं की, ब्रह्मा कुमारीज की एक बड़ी भूमिका है। साथियों, बीते दशकों में हमारे यहां एक ऐसी नकारात्मक सोच भी बन गई थी कि हम जल संरक्षण और पर्यावरण जैसे विषयों को मुश्किल मानकर छोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि इतने बड़े काम है कि इन्हें किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस मानसिकता भी बदली है और हालत भी बदले हैं। नमामि गंगे इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज न केवल गंगा साफ हो रही है, बल्कि उनकी तमाम सहायक नदियां भी स्वच्छ हो रही हैं। गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती जैसे अभियान भी शुरू हुए हैं। नमामि गंगे अभियान आज देश के विभिन्न राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभर रहा है। साथियों, जल प्रदूषण की तरह ही गिरता भूजल स्तर भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए देश ने कैच द रेन मूवमेंट शुरू किया है, जो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की हजारों ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना के जरिए भी जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का अभियान भी जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। साथियों, हमारे देश में जल जैसी जीवन की महत्वपूर्ण व्यवस्था पारंपरिक रूप से 75 अमृत सरोवर के निर्माण का अभियान भी जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। साथियों, हमारे देश में जल जैसी जीवन की महत्वपूर्ण व्यवस्था पारंपरिक रूप से महिलाओं के हाथ में रही है। आज देश में जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना का नेतृत्व भी पानी समिति के माध्यम से गांव में हमारी माता बहनें ही कर रही हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें यही भूमिका देश के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी निभा सकती है। जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संबंधी इससे जुड़े सभी विषयों को भी हमें उतने ही मुखरता से उठाना होगा। खेती में पानी से संतुलित उपयोग के लिए देश ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दे रहा है। आप किसानों को इसके ज्यादा से ज्यादा प्रयोग के लिए प्रेरित करें। इस समय भारत की पहल पर पूरा विश्व इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी मना रहा है। हमारे देश में मिलेट्स जैसे श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार सदियों से खेती और खान पान का हिस्सा रहे हैं। मिलेट्स में पोषण भी भरपूर होता है और उनकी खेती में पानी भी कम लगता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपने भोजन में मोटे अनाजों को शामिल करें।
आप इसके लिए उन्हें बताएंगे तो इस अभियान को ताकत मिलेगी और पानी का संरक्षण भी बढ़ेगा। मुझे भरोसा है हमारे आपके ये साझा प्रयास जल जन अभियान को सफल बनाएंगे। हम एक बेहतर भारत और बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। बाबा बागेश्वर नाथ धाम की हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा के समर्थन में संतों का एक बड़ा गुट उतर आया है। वहीं बाबा के बहाने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक नई बहस छेड़ दी है। साध्वी प्रज्ञा ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। पत्नी है धर्मपति, क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे, भारत के संतों को पाखंडी समझते थे। अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सज चुका है और हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ आरंभ हो चुका है। बाबा ने वेदों के सामने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली थी। उसे पूरा करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं और सनातन राष्ट्र के लिए सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। जो रह गए उनको बुलाओ, ये मौका मत गवाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। क्या बनाना है? क्या बनाना है? देखो देखो देखो, एक काम करो, सौदा कर लो हमसे तुम लोग बिजनेस कर लो। पूछो क्या? तुम्हारी समस्या निपटवाने की गारंटी हमारी, हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी तुम्हारी। छतरपुर के गढ़ा गांव में ये बड़ा आयोजन हो रहा है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और वहां हिंदू कन्याओं का विवाह होना है, लेकिन केंद्र में है हिंदू राष्ट्र के पोस्टर। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने लक्ष्य की घोषणा कर दी है और उसके पर्चे भी बंटने लगे हैं। साथ ही उनके लिए चेतावनी भी दी है जो सनातन विरोधी मोर्चा बनाकर विरोध कर रहे हैं। ये तो और आरोप लगाएंगे क्योंकि उनको बहुत मिर्ची लग रही है ना। ये वाला बाबा थोड़ा दूसरे प्रकार का निकला। वो ने क्या बताएं? आई एम नॉट बाबा, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्णा। अब इतनी मिर्ची लग रही, कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आ रही। अब बाबा का गेम प्लान क्या है? अब बाबा क्या करेगा? बाबा ने तो जंगल में भी बंगल कर दिया। जिस दिन से बागेश्वर धाम सरकार ने अपने मंच से हिंदू राष्ट्र की ललकार दी है, उसी दिन से हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे लोगों ने 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री के हाथों में सनातन की मशाल सौंप दी है। राजनीतिक दल हो या हिंदुत्ववादी संगठन, आज हर कोई धीरेन्द्र शास्त्री में सनातन का नया स्टार देख रहा है। इसका ताजा उदाहरण है भजन सम्राट अनूप जलोटा। बागेश्वर धाम में भजन संध्या में शामिल हुए और उसके बाद ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी। इसके साथ ही कई हिंदू धर्म गुरुओं ने बाबा को भरपूर समर्थन दिया है। भारत में हिंदू ज्यादा हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। नेपाल था लेकिन अब वो भी मेंटेन नहीं रहा, अब उसको भी हम हिंदू देश नहीं कह सकते और उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक अनाउंसमेंट है। छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है, हम मिलकर सनातन का आगे कार्य करेंगे, चाहे और कुछ भी झेलना पड़े झेलेंगे। बाबा के समर्थन में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा भी आ चुकी हैं और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर सनातन बोर्ड की मांग कर दी।
पता ना, दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना बड़ी तेज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज है, क्योंकि वो अपने सन्निकट है खत्म होने को। यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मशाल उठाए बाबा बागेश्वर संगम से लेकर अपने दरबार में हुंकार लगा रहे हैं और बाबा को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। श्रद्धालुओं को बाबा पर पूरा विश्वास है कि उनका सनातन राष्ट्र का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। दिल्ली में आज आदि महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आगाज किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। बता दें कि 27 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यह महोत्सव चलेगा, जिसमें जनजातीय कला और संस्कृति की झलक दिखेगी। आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला का उत्सव मनाने वाला कार्यक्रम है। मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाजों के साथ, आदिवासी परिवारों के साथ कितने ही सप्ताह बिताए हैं। मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है, उसे जिया भी है और इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। गुजरात में भी आज दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किंग्सवे कैंप में दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम वाले तीनों कानूनों में परिवर्तन लाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा, हमने दिल्ली पुलिस में ट्रायल शुरू किया है कि 6 साल से ज्यादा सजा पाने वाले हर अपराध में फॉरेंसिक टीम के दौरे को हम अनिवार्य करने जा रहे हैं। मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि 75 साल की एक अक्षुण्ण परंपरा का आज मैं हिस्सा बन रहा हूं। आजादी के प्राप्त होने के दिन से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस इसके गौरवमयी इतिहास से समग्र देश की प्रशंसा प्राप्त करती रही, क्योंकि यहां पर दुनिया भर के सभी देशों के दूतालय है। राष्ट्रपति महोदय से लेकर और पाकिस्तान के क्वेटा से बड़ी खबर। पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन में ब्लास्ट हो गया। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 7 यात्री घायल हुए। तो पाकिस्तान के क्वेटा में एक ट्रेन में ब्लास्ट। ये उस ट्रेन की तस्वीरें हैं जिसमें ब्लास्ट हुआ है और 7 यात्री इसमें घायल हुए। बताया जा रहा है 2 लोगों की मौत हो गई। और ये खबर बीकानेर से एक बार फिर मेयर के और अधिकारी से टकराव हुआ। मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित से बदतमीजी का आरोप लगा है। निगम सचिव हंसा मीणा ने मेयर से बदतमीजी की। मेयर को उनके ही कक्ष से बाहर निकालने का आरोप है। निगम के पार्षद हुए लामबंद, प्रदर्शन जारी। दीनदयाल सर्किल स्थित निगम दफ्तर की घटना है। सचिव से माफी की मांग पर पार्षद अड़े हुए हैं। पिछले 2 महीने से पहले भी सैटरडे के दिन 17 दिसंबर को मेरे रूम में लॉक तोड़ के और इन्होंने फाइलें निकाली। उसके बाद में फिर मैंने इनकी कंप्लेंट की, तो तभी से मेरे खिलाफ बायस्ड है। और अभी कल ये रूम मेरे को अलॉट हो गया था, तो मैं यहाँ पे आई थी बैठने के लिए ताकि यहाँ से मैं काम कर सकूँ। बट उससे पहले ये आ गई यहाँ पे मिस्टीरियस ये करने के लिए। और
तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी कई इलाकों में अभी भी मलबा भरा हुआ है। तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप ने वहां ऐसी तबाही मचाई है कि शहर के शहर तबाह हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में 8000 से ज्यादा इमारतें ढह गईं, जबकि कई बड़ी इमारतों में दरारें आ गई हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी डरा देने वाली हैं। जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं। सिर्फ इमारतें ही नहीं, वहां के बाजार, अस्पताल और सब कुछ भूकंप में बर्बाद हो गए। कुछ ऐसी तस्वीरें तुर्की के आतंकिया से सामने आई हैं। वहां मलबे के बड़े बड़े पहाड़ हर ओर नजर आए। तबाही का मंजर ये है कि शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वहां सब कुछ खत्म हो चुका है। चारों तरफ या तो खंडहर नजर आ रहे हैं या फिर रेस्क्यू टीम के सदस्य। अंताकिया पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। जरा तस्वीर हम आपको दिखाएं। अंताकिया के एक इलाके में है जहां आप देखेंगे पूरी तरह से जहां तक कैमरे की नजर जाएगी सब आपको खंडहर बना हुआ नजर आएगा। मलबे के बड़े बड़े पहाड़ आपको यहां अंताकिया में नजर आएंगे। हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी जगह पर हम अभी तक गए हैं वहां सबसे ज्यादा तबाही इसी तरह देखने को मिली है और सबसे ज्यादा तबाही अंताकिया में देखने को मिल रही है। भारत समेत दुनिया के कई देशों से तुर्की पहुंचे राहत बचाव कर्मी पूरी मुस्तैदी से अपने काम में जुटे हुए हैं। भारत की तरफ से भेजी गई एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं और उनके इस काम में डॉग स्क्वाड भी मदद कर रहे हैं। एनडीआरएफ की 3 टीम्स यहाँ पर लगी हुई हैं जो कि लगातार काम कर रही हैं। 2 नूरदागी में है और एक अंताकिया में है। तो ये स्थिति बन रही है कि यहाँ जो स्थिति है उसको इस ऑपरेशन को चलाना और बहुत अभी वक्त इसमें लगने वाला है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर यहाँ बर्बादी हुई है, तबाही हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।